Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel CommerceNet Express. My dear friends, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए क्योंकि आज हम करेंगे ये झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पीजीटी कॉमर्स का पेपर है, मीन्स JSSC। आपने देख लिया होगा थंबनेल में। तो ये आज उसका पेपर है, पीजीटी कॉमर्स का है, 2017 में कंडक्ट किया गया था। इसको हम आज करेंगे। 150 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन। आप लोगों को नई टर्म्स मिलेंगी, नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको भी पता चलेगा इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपने पहले के पेपर DSSB, KVS, NVS की किए हैं तो ये भी एग्जाम पेपर आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपको कुछ नया देखेंगे और आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको 150 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से करेंगे हम इनको। इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो नहीं करेंगे क्योंकि अगर ऐसा करने लगे तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उनको करेंगे तो कम से कम 3-4 घंटे की बन जाएगी इजीली वीडियो। तो हम इतना नहीं कर सकते, 150 क्वेश्चन है, डायरेक्टली करते हुए चलेंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि हमें तो एनालाइज करना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर, इसमें बजट दे रखा है। बजटेड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज 2,50,000 for 5,000 unit and production per month 2,86,000 for 6,200 unit. The production per month, this company manufactures 7,000 unit in the month of March 2017. The budgeted amount of electricity month for the month is, इलेक्ट्रिसिटी की बतानी है कितना बजट अमाउंट रहेगा, तो रहेगा 3,50,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये आप जब हम करा ही नहीं सकते हैं तो एक बार रीड आउट, आपको PDF फाइल मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से देख लीजिए, इनको रीड आउट कर लीजिएगा। डायरेक्टली हम चलते हैं जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर यूजुअली ओमिटेड। जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं वो यूजुअली है ना भूल जाते हैं। फ्रॉम द स्टॉक वैल्यूएशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन है, दे आर इनकर्ड आफ्टर द स्टॉक हैज बीन ब्रोट टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। मतलब उनको तब इनकर किया जाता है जब उनको प्रेजेंट लोकेशन और कंडीशन में ले आते हैं, उसके बाद इनकर किया जाता है, इसलिए उनको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड प्रोमिसरी नोट। एक वैलिड प्रोमिसरी नोट कौन सा है इनमें से? जैसे कुछ 4-5 वो दे रखे, 4 दे रखे कि बना के कि इनमें से कौन सा हो सकता है वैलिड। तो इसमें देखो जो डायरेक्ट जो राइट यहाँ की लैंग्वेज है एक प्रोमिसरी नोट की, वो है मिस्टर शाह राइट्स टू जय आई विल पे 5 लाख रुपीज टू यू 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर। ये एक राइट लैंग्वेज है किसी प्रोमिसरी नोट की। जो अदर दे रखे वो रॉन्ग रहेंगे। ओके, PDF फाइल में आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करने को मिल जाएगा, रीड आउट करने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम एनालाइज करके चल रहे हैं। द नंबर ऑफ द बैंक्स दैट वर नेशनलाइज्ड इन 1969 एंड 1980 वॉज रेस्पेक्टली। देखिए जो नंबर ऑफ बैंक्स 1969 में किए गए थे वो 14 थे और 1980 में किए गए थे वो 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ओके, इनको याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब है sessions of work by a body of person employed in an industry or a consulted refusal under common understanding to continue work or to the accept employment is known as। कहता है एक ऐसी कुछ लोगों का एक ग्रुप, बॉडी ऑफ पर्सन, जो इंडस्ट्री में कोई रीज़न हो जाता है उसके पीछे, मतलब कॉमन पर्पस के पीछे कोई एक अंडरस्टैंडिंग होती है उन ग्रुप की, उसकी वजह से काम करना बंद कर देता है या मना कर देता है और कंटिन्यू ऐसे ही करता रहता है कि जब तक वो एम्प्लॉयमेंट उसकी कंडीशन को मान ना ले, तो उसको क्या क्या कहते हैं? स्ट्राइक बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन सिस्टम आई लिकर्ट सजेस्टेड द लीडर्स हैव। तो लिकर्ट ने एक लीडरशिप की थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग सिस्टम आई क्या होता है? सिस्टम आई क्या कहता है? वो मतलब खुद के ऊपर विश्वास करता है, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने ट्रस्ट नहीं होता सबॉर्डिनेट्स के ऊपर, वो होता है आई, सिस्टम ऑफ आई। ये लिकर्ट के थ्योरी के ऊपर है ये क्वेश्चन। ओके,
Now the next question, a worker who dislike this current job also find alternative of either quitting or charging the current job less attractive and less preferred in the name of. एक ऐसा पर्सन है, कभी कभी किसी कंपनी में कोई काम करने लग जाता है और वो उस काम को पसंद नहीं करता है, तो वो या तो ऑल्टरनेट ढूंढने लगता है या उसको क्विट करने की छोड़ता है। तो उस केस को क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, काम से बचता है। उसको जैसे उसको लगता है भाई 10 दिन बाद या 5 दिन बाद मैं इस काम को छोड़ दूंगा, मैं इस काम में हूँ नहीं, ये इस मंथ में कंटिन्यू रहूंगा, नेक्स्ट मंथ में इस काम को छोड़ दूंगी, दूसरा उसका नौकरी ढूंढ ली। उस केस में के अंदर उसका काम करने का, उस प्रेजेंट कंपनी में काम करने का मन नहीं करता, अवॉइड करता है, उसको कहते हैं अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, which of the following does not constitute payment in the due course by bank। तो जो बैंक का पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, क्या कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता। तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट, द पेमेंट इज मेड टू अ पर्सन नॉट इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बट टू एन अनकनेक्टेड पर्सन। तो डेफिनेटली जिसके पास वो है ही नहीं, वो पोजेशन में ही नहीं है, तो उसको पेमेंट क्यों करेगा बैंक। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, द डिसीजन गिवन बाय द आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड। जो एक आर्बिट्रेटर बीच में लाया जाता है जब कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, जो एडवाइस देता है, डिसीजन लिया जाता है, उसको कहते हैं अवार्ड। ओके, ये अच्छा टर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब कहना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गिव प्रोटेक्शन टू अ बैंकर मेकिंग पेमेंट ऑन चेक। कहता है कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है जो प्रोटेक्शन देता है एक बैंकर को कि वो क्या बनाता है, चेक बनाता है। तो कौन सा है, द पेमेंट इज मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस अगेंस्ट चेक विच हैज बीन मैटेरियली अल्टर्ड बट द ऑल्टरेशन इज नॉट अपेरेंट। ओके, इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा उसको। नाउ द क्वेश्चन इज 13, which of the following statement is not true about the liquidity adjustment facility provided by the Reserve Bank of India। देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कराती है, लिक्विडिटी प्रोवाइड कराती है। कहते हैं इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, वो बताना है, एडजस्टमेंट जो फैसिलिटी होती है उसके रिगार्डिंग में। तो कौन सा नहीं है, फर्स्ट नहीं है, इट इज अनसिक्योर्ड लैंडिंग बोरोइंग एंड अरेंजमेंट बिटवीन आरबीआई एंड अदर बैंक्स। ये अनसिक्योर्ड लैंडिंग नहीं होती है, बोरिंग नहीं होती, अरेंजमेंट नहीं होता, अनसिक्योर्ड बोरिंग अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये एक क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अजम्पशन फॉर द पोर्टर एंड लोलर मॉडल ऑफ द मोटिवेशन। मॉडल देखिए, जो लोलर पोर्टर का जो मॉडल है मोटिवेशन का, वो मैंने कई बार करवाया है, आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के ऊपर चेक कीजिएगा, उसके अंदर मिलेगा आपको, बहुत अच्छे समझाया है लोलर और पोर्टर का जो मोटिवेशन थ्योरी है उसको। तो कह रहे हैं इनमें से उसने जो थ्योरी दी थी उसका अजम्पशंस कौन सा नहीं है, तो उसका कौन सा नहीं है, ऑल इंडिविजुअल्स हैव कॉमन नीड एंड डिजायर एंड गोल्स। कह रहा है कि सभी का, जितने भी पीपल हैं एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, सभी के कॉमन नीड डिजायर और गोल्स नहीं होते, सबके अलग अलग होते, सबको अलग अलग तरह के रिवॉर्ड चाहिए, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, थर्ड। नाउ 15, in organization setting when one person perceives or judges on the basis of the characteristic of a group, ethnicity or social strata of another person is known as। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी एक सेटिंग जिसके अंदर एक पर्सन होता है, उसका जो परसेप्शन होता है या जज होता है वो किस पे करता है, उस ग्रुप की एथनिसिटी। जैसे हम लोग हैं, हम क्या कहते हैं, हमारा बनिया, हम जैसे अपने सामने जो पंजाबी ऐसे हैं, बनिए ऐसे हैं, हमारी एक अलग सी परसेप्शन बना हुआ है क्योंकि वो पहले से रूट से चलता आ रहा है। हमारी फैमिली में उस तरह का डिस्कशन होता है, हमारा परसेप्शन वैसे बनता रहता है कि मुस्लिम ऐसे होते हैं, हिंदू ऐसे होते हैं, जाट ऐसे होते हैं, यादव ऐसे, या फिर राजस्थानी ऐसे हैं, पंजाबी ऐसे हैं, गुजराती ऐसे, एक अलग से परसेप्शन स्टीरियोटाइप हमारे माइंड में बनी होती है, तो उसको क्या कहते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट है नॉट ट्रू है, आर नॉट ट्रू। तो कह रहा है इसमें कौन सा है, सेकंड एंड थर्ड है नॉट ट्रू है। ये जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं सिक्योर्ड नहीं होते हैं, और डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी बाय द अनदर कंपनी कॉल्ड द डिपॉजिट्स, ये भी रॉन्ग है। तो और जो इसका फर्स्ट एंड फोर्थ है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17,
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडिकेटेड दैट वुमेन पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट हैज़ डिक्लाइन। आईएलओ था, जो हमारा आईएलओ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन लेबर मार्केट में कम हो गया है। तो कह रहा है इंडिया में कितना गिरा है, कितना गैप है, वो है 15%। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18. Which of the following capital budgeting or investment appraisal method requires knowledge of the cost of capital or required rate of return for the company shareholders? कह रहा है वो हम जब कैपिटल बस्टिंग करते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कौन सा मेथड की नॉलेज होना जरूरी है, इन कब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना हो हमें या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालना हो, तो वो कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19. विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग? इनमें से कौन सा आस्पेक्ट है इंपॉर्टेंट नहीं है जब कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है? तो नेगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, कॉम्प्रोमाइज भी होता है, लेकिन कन्फ्रंटेशन नहीं होता इसमें। ठीक है, नाउ ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब है 21st. In which the following situation may banker refuse payment against a check issued by the customer? कस्टमर ने कोई चेक दिया और बैंक उसको पेमेंट करने से मना कर देता है। कब ऐसी सिचुएशन आती है? मान लीजिए आपसे किसी ने चेक दिया कि भाई आपको उसमें से हो सकता है उधार हो, तो आप उसे वो आपको चेक दे देता है कि मेरा पेमेंट निकाल लीजिएगा वहाँ से बैंक से। तो ऐसे बताइए, जब उसके बैंक के अकाउंट में पैसे नहीं हो तो आप निकालेंगे कैसे? तो क्या है इसमें कि जब आप उसके बैंक में इनफ अमाउंट नहीं होता है तो बैंक उसको पेमेंट करेगा कैसे? उसको कहते हैं चेक बाउंस हो जाता है। ठीक है, when there are an insufficient fund in the customer's account and there is no communication from the customer to honor the check. ठीक है, वो पेमेंट करने से मना कर देता है बैंक, जब उसी को कहते हैं चेक बाउंस होना। Now which of the following is the biggest limitation of current purchasing power accounting? जो हमारा करंट परचेजिंग पावर जो अकाउंटिंग बनाई जाती है हमारे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में, तो इसके लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है इसके, ये देखते हैं। यहाँ पे लिमिटेशन दे रखी है 4th पॉइंट में। द अपवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट बाय इंडेक्सिंग दैम वुड बी इंक्रीजिंगली अ वैल्यू विदाउट द एक्सटर्नल एविडेंस दैट वुड मीट द नीड ऑफ प्रूडेंस एंड रियलाइजेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैट्रिक्स का दे रखा है। जो मैट्रिक्स होता है वो एक्चुअली फॉर्म ऑफ किसको रेफर करता है? ये है ना टू ऑर्गेनाइजेशन के टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टू स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर बेसिक टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन आर कंबाइंड, उसको हम कहते हैं मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द 24th. As per Maslow theory, needs such as truth, justice, wisdom, profound happiness and harmony are related to. कहते हैं जो मास्लो ने हिरार्की नीड थ्योरी दी थी उसके अंदर जस्टिस, ट्रूथ, विजडम कहाँ पर आते हैं, कौन सी स्टेज पे आते हैं? वो आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। नाउ द 25th. व्हेन सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर मान लीजिए आपका सेलिंग प्राइस ही नीचे गिर गया तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, आपको प्रॉफिट होना कम हो जाएगा, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th. सॉरी, ये भी प्रैक्टिकल है, ये भी प्रैक्टिकल है। नाउ द ओके, ये कर लेते हैं हम यहाँ पर। टेलर्स फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर 8 फोरमैन। देखिए, जो टेलर की साइंटिफिक थ्योरी थी, ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिफिक थ्योरी थी, उसमें उसने फंक्शनल फोरमैनशिप के 4 फोरमैनशिप दिए थे। ठीक है, मतलब 8 दिए थे, 4 में डिवाइड किया था। एक डिसीजन में थे और एक क्या थे, शॉप से रिलेटेड थे। तो इसमें कहना है कि वो कौन से 8 फोरमर हैं जिसके अंदर शॉप लेवल पे कौन कौन से आ रहे हैं इनके अंदर। तो कौन कौन से शॉप लेवल पे? एक तो थर्ड है स्पीड पोस्ट, गैंग बॉस एंड रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। ये आते हैं किसमें? शॉप लेवल पे। और जो ये होते हैं डिसीजन लेते हैं टाइम मैन, कोस्ट क्लर्क, रूट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरी और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ओके, तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. शांताराम रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम द एल्डर ब्रदर एज अ गिफ्ट। जो कोई पर्सन था उसको 70,000 रुपीज़ का क्या मिला? गिफ्ट मिला किसी ओकेजन, बर्थडे ओकेजन पे। टैक्सेबल क्या रहेगा? तो क्या रहेगा? एंटायर अमाउंट ऑफ
75,000 इज एग्जेम्प्ट। इसमें जो एंटायर अमाउंट है वो कह रही एग्जेम्प्ट रहेगी, मतलब इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नाउ करेक्ट स्टेटमेंट है उसको चूज करना है आपको, तो राइट ऑप्शन इसका यहाँ पे फोर्थ रहेगा। बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एफर्ट्स आर बिग आयरन एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो टेलर की साइंटिफिक थ्योरी थी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट का नाम था बिग आयरन। ओके, बिग आयरन, नॉट बिग आयरन। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ अकोमोडेशन बिल। जो अकोमोडेशन बिल बनाया जाता है उसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट है वो जो एप्लीकेबल होगा। सेकंड, द पे इज द प्रिंसिपल डेटर। जो पे करेगा वो है क्या है, प्रिंसिपल डेटर होता है। ड्रोवर एंड एक्सेप्टर आर मेयरली श्योरिटीज, श्योरिटीज होते हैं वो। नाउ 33, which of the following method of the charging service cost to user cost center will be compatible with the control of efficiency of the service within the service cost। इसमें कह रहा है वो मेथड कौन सा होगा कॉस्ट सेंटर के अंदर जिसके अंदर जो कंट्रोल होता है एफिशिएंसी का किसके ऊपर, सर्विस के ऊपर, विद इन द सर्विस कोस्ट सेंटर, सर्विस कोस्ट सेंटर। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे इसमें ये पूछ रहा है, तो कौन सा करेंगे, चार्ज यूजर विद टोटल एब्जॉर्प्शन कोस्ट। मतलब सर्विस में यूज करेंगे हम दोनों तरह की कोस्ट, आपके फिक्स्ड कोस्ट भी और वेरिएबल कोस्ट भी, दोनों ही इसमें यूज की जाएंगी। ओके, नाउ 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द हाउथॉर्न स्टडी। हाउथॉर्न स्टडी एल्टन मेयर ने दी थी, कह रहे हैं इनके रिगार्डिंग में क्या करेक्ट है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी थी इनकी। द वर्कर मोरल वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई फैक्टर्स सच एज सुपरवाइजर्स लीडरशिप स्टाइल। ओके, कि जो लोगों की जो मोरल है या मोटिवेशन वो किससे इफेक्ट ज़्यादा करता है, सुपरवाइजर की लीडरशिप से, उसकी क्या स्टाइल है। ओके, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट बेस्ट रिप्रेजेंट द, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है या कल्चर है वो किससे क्या रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब लोगों का वहाँ एनवायरनमेंट क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो प्रिवेल करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, according to IRDAI regulation 2016, the Life Insurance Corporation of India is required to hold not less than 25% of its investment asset in the form of। कह रहा है जो हमारा IRDI इंश्योरेंस एक्ट है 2016, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कितना अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर कितना कम से कम उसको मतलब रखना ही रखना, 25% तो उसको रखना पड़ेगा, उससे कम नहीं रखना पड़ेगा। तो किसके अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट। ओके, नाउ 37th, डैश इज एन एग्रीमेंट विद द यूनियन दैट अ वर्कर मस्ट बी मेंबर ऑफ द यूनियन एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट दैट एम्प्लॉयमेंट is terminated as soon as the workman ceases to be member of its union। क्या तो वो कौन सा एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर एक जैसे ही वर्कर रिक्रूट होता है वो यूनियन का मेंबर बन जाता है और जैसे ही वो क्विट करता है या उसको वो चला जाता है सर्विस से तो उसको उसका जो मेंबरशिप है वो टर्मिनेट हो जाता है। तो किस में आता है, क्लोज ग्रुप शॉप में, वो स्टाइल है। ठीक है, क्लोज ग्रुप स्टाइल में यूनियन स्टाइल जो होती है। नाउ द 38, as per the Herzberg two-factor theory, which of the following do not belong to the category of motivator। ठीक है, जो हमारी हर्जबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, हाइजीन और मोटिवेशन, तो इसमें कहता है नॉट बिलोंग टू मोटिवेटर, मतलब हाइजीन वाले बताने। तो हाइजीन में कौन सा होता है, इंटरपर्सनल रिलेशंस, मतलब इसमें मतलब सिर्फ सेटिस्फाई रहता है, अगर ये नहीं होंगे तो अनसेटिस्फाई हो जाएगा, मोटिवेट नहीं करते ये, तो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। और जो अदर दे रखी है वो मोटिवेशनल है, मोटिवेशनल फैक्टर्स है। Now 39, which of the following is not an achievement of the bank nationalization। कहते हैं जो बैंक नेशनलाइजेशन होता है उसका क्या अचीवमेंट नहीं है, तो फर्स्ट है रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएशन, ये उसका अचीवमेंट नहीं है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है जिनेवा में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द
द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस थे उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 42 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज एन एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक नॉट रेगुलर और वैलिड। कहता है इनमें से कौन सा सिचुएशन या केस होगा जिसके अंदर चेक है वो वैलिड नहीं माना जाएगा? तो कौन सा है? थर्ड, द एंडोर्समेंट इज फॉर अ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑन अ चेक। एंडोर्समेंट इज फॉर अ पार्ट ऑफ अमाउंट ऑन चेक। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ये आपके। नाउ 45, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द हाउस होल्ड फर्नीचर इज। अगर आपको हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के कुछ इनकम हुई है तो कैसी इनकम हो गई? वो हो गई थी नॉन टैक्सेबल कैपिटल गेन। वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। ओके, कैपिटल गेन होगा लेकिन नॉन टैक्सेबल होगा क्योंकि आपकी एसेट थी। डेफिनेटली आपको कुछ इनकम तो हुई लेकिन नॉन टैक्सेबल है वो। नाउ नेक्स्ट इज 46, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ILO के रिगार्डिंग में कौन सी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? इंडिया इज नॉट द फाउंडिंग मेंबर। देखो ILO का फाउंडिंग मेंबर इंडिया था, ठीक है, तो यही इसकी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, द डेट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी। जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो कौन सी नहीं होनी चाहिए? तो डेफिनेटली कब होनी चाहिए? जब एक बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है उसकी अप्रूवल हो जाता है उसके डॉक्यूमेंट, तब होनी चाहिए उसके ऊपर डेट। लेकिन यहाँ पे दे रखा अर्लियर देन द डेट ऑन विच द अकाउंट आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। अर्लियर, पहले नहीं हो सकती उसकी डेट। उसने जो अगर उस पर साइन किया तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, under the Banking Regulation Act 1949, for the purpose of the branch authorization policy for the commercial bank, which of the following not treated as branch? इनमें से जो हमारा रेगुलेशन बैंक है 1949 एक्ट के अकॉर्डिंग कहते कौन सी ब्रांच है वो अथोराइज नहीं मानी जाएगी, वैलिड नहीं मानी जाएगी? तो कौन सी है? अ कॉल सेंटर। ATM भी होता है, ऑफ साइट एक्सटेंशन काउंटर भी होता है, स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी होता है, लेकिन एक कॉल सेंटर को हम ब्रांच नहीं मानते, ट्रीट नहीं किया जाता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज द एंडोर्समेंट ऑफ द बिल इनवैलिड? जब हमारा एंडोर्समेंट ऑफ बिल होता है वो किस केस के अंदर इनवैलिड माना जाएगा? तो इनमें 4 स्टेटमेंट है, अलग अलग हैं, उनमें से आपको पहचान करनी थी। जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट है कि ये इनवैलिड है और सारे वैलिड हैं। ठीक है। तो शैला हैज सप्लाइड गुड टू मायरा and received a bill endorsed in her favor by Myra who has forged the endorsement। ये wrong statement है, invalid endorsement रहेगा। Now 55, which of the following statement is not true about the human resource audit? जो human resource audit की जाती है उसके रिगार्डिंग में क्या wrong है? तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका? थर्ड। जो आप ऑडिट करते हो, HR ऑडिट करते हो, वो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। Now the next question, uh, 55, according to the International Institute for Labor Studies model, the basic 4 element of industrial relations are। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं फिर जो 4 बेसिक एलिमेंट होते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के वो कौन कौन से 4 होते हैं? तो एनवायरमेंट होते हैं, पार्टीज, प्रोसेस एंड रूल्स। ओके, राइट ऑप्शन इज सेकंड, एनवायरमेंट, parties, process and rules. Now the next question is 56, which of the following is not true regarding the investment policy of the mutual fund? म्यूचुअल फंड के रिगार्ड में कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है जो उसके रिगार्डिंग में नहीं है? तो म्यूचुअल फंड कैन पार्टिसिपेट इन द रेपो ट्रांजेक्शंस इन द कॉर्पोरेट डेब्ट सिक्योरिटी रेटेड BBB एंड बिलो। तो ये इसकी क्या नहीं है? पॉलिसी नहीं है, ये एक वैलिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं रहेगी। अब है 55, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड मार्जिन
ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो 30 एंड 40 रेस्पेक्टिव, द टोटल सेल 9,000, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो उनको डायरेक्टली कर लेने चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30 दे रखा है और मार्जिन सेफ्टी दे रखा है 40, तो इनका हम निकालेंगे तो कितने बनेंगे, 12% बन गया। और इसका अगर हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है और सेल दे रखी है, तो डेफिनेटली अगर हम सेल का हम निकाल दे 12% तो कितना आएगा, हमारे प्रॉफिट बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका 1,08,000, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंसिडर्ड आ फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें से फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी नहीं है। तो माय डिफरेंस, जो हमारी देखो प्रॉपर्टी पे टैक्स होगा, ऑफिस का रेंट होगा, डेप्रिसिएशन, ये सब फिक्स्ड कॉस्ट होती है। लेकिन कॉस्ट ऑफ द बॉटल यूज इन प्रोडक्शन द कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल यूज बनाने में जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट ऑफ बॉटल लगेगी, वो क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट रहेगी, फिक्स्ड नहीं रहेगी। नाउ द 58, विच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेड पेबल टू द बेयरर ऑन द डिमांड अंडर द लॉ। तो कौन सा रहेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया पेबल रहेगा, मेड पेबल, तो कौन सा रहेगा, चेक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रोमिसरी नोट में एक्चुअली डिफरेंस होता है क्या है। तो कहते हैं प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू द मेकर, मतलब यहाँ पे प्रोमिसरी नोट होता है वो पेबल नहीं होगा मेकर के ऊपर हिमसेल्फ, मतलब खुद के ऊपर पेबल के लिए बना नहीं सकता है। लेकिन ड्रोवर होता है, वो ड्रोवर एंड पे ऑफ अ बिल मे बी सेम द पर्सन, मतलब बनाने वाला, ड्रॉ करने वाला उसको बिल ऑफ एक्सचेंज को, और पे करने वाला सेम पर्सन हो सकते हैं। लेकिन प्रोमिसरी नोट में ऐसा नहीं होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ 62, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीजन फॉर द कंपनी नोट बी डिक्लेयरिंग आ डिविडेंड। कह रहे हैं इनमें से क्या रीजन हो सकता है कंपनी डिक्लेयर नहीं कर रही है डिविडेंड। तो कौन सा हो सकता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब ये अदर रीजन है जिसके अंदर कंपनी कर सकती है। जैसे कि एक्सटर्नल फैसिलिटीज है उनके पास, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, बाहर से उनको पैसा अच्छा मिल रहा है, तो क्या करें, डिविडेंड पे कर दी। भाई जो रिटेन अर्निंग उनको रख के क्या करे, बाहर से सस्ता में पैसा मिल रहा है, तो उस केस के अंदर डिविडेंड पे कर सकती है। कंपनी बिलोंग्स टू मैच्योर इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी है जो मैच्योर है इन्वेस्टमेंट में और वो अच्छा कमा रही है, तो उसमें भी उस केस में भी वो कर सकती है डिविडेंड। और फोर्थ है द कंपनी बिलोंग्स टू इंडस्ट्री विच नो द पेइंग हाई एंड स्टेबल डिविडेंड, और एक ऐसी कंपनी जो जानी जा रही है मार्केट में कि वो अच्छा पेमेंट करती है, हाई पेमेंट और स्टेबल डिविडेंड देती है, तो ये तो पे कर सकती है। लेकिन ये एक रीजन है जो वैलिड नहीं माना जाता डिविडेंड पे करने का। ओके, नाउ द 63, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज बेयरर इंस्ट्रूमेंट व्हेन। एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बेयरर का इंस्ट्रूमेंट कब कहेंगे, जब द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट ऑन द instrument is an endorsement in blank. Okay, now the next question is 64, which of the following not an essential characteristic of negotiable instrument। तो जो essential characteristic किसी भी negotiable instrument का कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये सब तो सारे हैं, लेकिन सेकंड नहीं है, the instrument must be recognized as a negotiable under the provision of the negotiable instrument एक्ट 1881। तो वो कह रहा है इसमें रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए किसके अंडर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं, और सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे फ्रीली ट्रांसफरेबल है और ट्रांसफर शुड बी सिंपल एंड डिलीवरी, सिंपल डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, ठीक है, और सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। नाउ 65, under the head business or profession, the method of accounting which an assessee can follow shall be। कहता है जो हेड होता है किसके अंडर, बिजनेस एंड प्रोफेशन के नीचे जो मतलब टैक्स लगाया जाता है, उसके कौन सा मेथड एक अकाउंटिंग का एसएससी यूज नहीं करेगा, यूज करेगा, ठीक है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग यूज करेगा एसएससी, तो उसको क्या कहेंगे, कैश और मर्केंटाइल सिस्टम। द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एक्सेप्ट। जो ऑडिट प्रोग्राम होता है उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, लेकिन इनमें कह रहा है इनमें जो दे रखा है कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, इट प्रोवाइड्स एन ईजी वे आउट फॉर इनएफिशिएंट स्टाफ। कह रहा है जो इनएफिशिएंट स्टाफ है उसके लिए हम ऑडिट रख लेते तो हमारे कुछ फायदा हो जाता है। नहीं, मतलब हमारे पास स्टाफ नहीं है
तो ये काफ़ी अच्छा है, हम ऑडिटर रख लेते हो तो इनसफिशिएंट स्टाफ की कमी हमारे सामने दूर हो जाती है। नहीं, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नो लॉन्गर एक्टिवली यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मॉनेटरी मैनेजमेंट। देखो आरबीआई क्या करती है, हमारा सेंट्रल बैंक है तो मॉनेटरी का मैनेजमेंट करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आजकल कौन सा नो लॉन्गर एक्टिविटी यूज नहीं कर रही है, किसके लिए, मनी मॉनेटरी मैनेजमेंट करने के लिए एज ए इंस्ट्रूमेंट। तो कौन सा, बैंक रेट, इनको यूज नहीं करती लेकिन ये सब करती है। तो इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि कौन कौन सी मॉनेटरी मैनेजमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, कौन, आरबीआई। ठीक है, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ द 68 डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, appraising and compensating employees and attending to their health and safety concern। तो कौन सा है वो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस हो जो एक्वायर करता है, ट्रेनिंग देता है और अप्रेज करता है एम्प्लॉयज़ को और उनकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। नाउ 69 विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्प्लॉयर्स फेडरेशन एट द नेशनल लेवल। एम्प्लॉयज फेडरेशन नेशनल लेवल पे कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो ये एग्जाम्पल नहीं है और सारे एग्जाम्पल है, मतलब ये सब है फेडरेशंस हैं नेशनल लेवल पे और ये नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 डैश इज द पर्सन अपॉइंटेड वॉलंटरली इफ द डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड बाय द कॉन्सिलेशन। कॉन्साइलेशन से अगर कोई सेटलमेंट मतलब डिस्प्यूट खत्म नहीं हो रहा है तो फिर अब क्या किया जाएगा, उसके लिए फिर एक आर्बिट्रेटर को लाया जाएगा डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, ताकि वो दोनों के बीच में सुलह करा दें। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसीडर्ड एज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। नॉन मॉनेटरी आइटम कौन कौन से होंगे, तो लोन दे रखे एम्प्लॉयज को, ये मॉनेटरी आइटम होगा। कैश ऑन हैंड ये भी मॉनेटरी है, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72 सेलेक्ट विच ऑफ द गिवन आइटम्स आर नॉट नॉर्मली डील्ड विद बाय द वर्क कमेटी। कह रहा है इनमें से कौन सा आइटम है जो वर्क कमेटी यूज नहीं करेगी, जिसमें डील नहीं करती है। तो किसमें, देखो वो प्रमोट करती है एजुकेशन को, स्पोर्ट्स, गेम्स, वेलफेयर, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, इसके बाद है वो कंसर्न रहती है उनकी सेफ्टी के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, डिजीज के लिए कंपनी के अंदर, लेकिन वो इनमें हेल्प नहीं करती, मतलब इसमें मैटर में डील नहीं करती। जैसे मैटर्स रिलेटेड टू विक्टिमाइजेशन फॉर द ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज एंड रिट्रेचमेंट एंड लेआउट, इसके ले ऑफ, इसके अंदर वो काम इसमें डील नहीं करती एक वर्क कमेटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73 व्हेन the client imposes such restriction which affect the scope of audit then the auditor should issue। कह रहा है ऑडिटर अपना काम कर रहा है लेकिन कोई क्लाइंट है इम्पोज कर रहा है कुछ रिस्ट्रिक्शन, तो अब वो क्या इशू कर सकता है ऑडिटर, वो क्या कर सकता है, क्वालिफाइड ओपिनियन अपना इशू कर सकता है। नाउ 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। इनमें से वेरिएबल कॉस्ट कौन सी नहीं है, तो आप लेबर को पे कर रहे हो तो वो आपका वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, कमीशन पे कर सकते हो सेल पर्सन को, वो भी एक वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक मशीनरी के ऊपर लगा रहे हो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं किसी फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उसके रिगार्डिंग में क्या सही नहीं है, तो कौन सा नहीं, इट डज नॉट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की इसके अंदर कॉस्ट है वो इंक्लूड नहीं की जाती है। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी के अंदर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होंगे, उस कंपनी के मेंबर्स। नाउ द नेक्स्ट इज 80 इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग विद द स्पेशलिस्ट हैविंग अथॉरिटी। राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। जैसे सेल डिपार्टमेंट अलग कर दिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सबका अलग अलग होना। ठीक है, वो फंक्शनल होता है। नाउ अब है परशुराम हैज़ 2 हाउस प्रॉपर्टी,
सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए, मतलब उसके 2 हाउस प्रॉपर्टी हैं और वो कह रहा है देन द बेनिफिट ऑफ नील एनुअल वैल्यू विल बी अवेलेबल इन द रेस्पेक्ट ऑफ, वो कहता है इनमें से किसको नील एनुअल वैल्यू मानेगा, वो तो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है वो किसको यूज करने लग रहा है। प्रॉपर्टी विच हैज एक्वायर्ड या कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट, सॉरी थर्ड है ये, आइदर ऑफ द प्रॉपर्टी एट द ऑप्शन ऑफ, मतलब खुद की उसकी मर्जी है, उसकी ओपिनियन ऑप्शन की, उसका खुद का ऑप्शन है किसको नील वैल्यू मानेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82, द इक्विटी कैपिटल ऑफ अ रीजनल रूरल बैंक इज हेल्ड, जो हमारा रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनके अंदर जो इक्विटी कैपिटल होते हैं उसके अंदर किस किस की इक्विटी होती है, कौन कौन उसके पार्टिसिपेशन होता है, मतलब कौन कौन उसमें डील करता है, तो उसमें सबकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, और स्पॉन्सर जो बैंक होता है उन सभी की इक्विटी होती है इसके अंदर, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के अंदर। द जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जमशेदपुर स्टील प्लांट के नाम से बहुत ज़्यादा जाना जाता है जमशेदपुर वाला, तो एक लोकल लेवल जनरल यूनियन है ये। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84th, व्हेन अ बैंक एडवांस a loan for a customer against security of gold valuable, relationship between the banker and the customer is respect to the such gold valuable, कोई जैसे आजकल हमारे ये खुले हुए हैं ना मुथूट फाइनेंस वगैरह, तो क्या करते हैं वहाँ पे गोल्ड या कोई अपनी वैल्यूएबल एसेट है वो गिरवी रख देते हैं, तो कह रहा है इन केस, इस केस के अंदर बैंक की और जिसने कस्टमर है उसका जिसने उसमें वहाँ पे रखा गिरवी, तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, वो होता है बेली और बेलर का। ठीक है, अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पता है एक्चुअली इनको रीड करने में मुश्किल इसलिए आ रही क्योंकि छोटे छोटे हैं, और शुक्र है मैंने इसको मोबाइल में कर रही हूँ, अदरवाइज लैपटॉप में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए मैंने चूज़ किया इसमें मोबाइल में। मास्लो की हिरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, मास्लोज हिरार्की ऑफ नीड आ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन हैज क्लासिफाइड ह्यूमन नीड्स इनटू 5 कैटेगरीज। देखिए इसने हिरार्की थ्योरी थी मास्लो ने, इसकी 5 स्टेजेस थे कुछ इस तरह से। तो फर्स्ट था, सबसे लोअर पे था, कौन सा था, उनका साइकोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान, फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स आई, उसके बाद फिर आपकी आई सोशल नीड, उसको एफिलिएशन नीड्स भी बताते हैं, उसके बाद सेलेस्टी, और सबसे टॉप की आई उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। राइट ऑप्शन इसका रहेगा सेकंड। आप इसमें कह रहे हैं 86, द जर्नल था, एक जर्नल था दीन बंधु, तो दीन बंधु किसने पब्लिशन, किसकी पब्लिकेशन है ये, किसके, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1989 की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो जर्नल जिसने एक जर्नल बना था, जर्नल बनाया गया था, लिखा गया था दीन बंधु नाम से, उसका पब्लिकेशन कौन था, बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890। 87, an auditor of which type of company does not have the right to visit foreign branch of the company। कह रहे कौन सी टाइप ऑफ कंपनी होगी जिसमें उसके ऑडिटर को राइट नहीं है अपनी फॉरेन, मतलब उस कंपनी की फॉरेन ब्रांच में विजिट करने का, तो कौन सी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इसके अलावा जो बैंकिंग कंपनी, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इसमें वो विजिट कर सकता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं कर पाएगा, उसका राइट नहीं बनता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, a conflict which occurs within the individual due to actual or question 89, a conflict which occurs within the individual due to actual or perceived pressure from the incompatible goal expectations is called। ठीक है, कह रहे हैं वो अगर किसी इंसान के अंदर खुद इंडिविजुअल के अंदर ही कुछ कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जैसे कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, ठीक है, जैसे आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप काफ़ी आपका एक गोल सेट कर रखा है कि आपने ये क्रैक करना है, और एट द एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आप खुद से लड़ाई लड़ते हो, मतलब खुद के अंदर हीन भावना आती है, खुद से आप गुस्सा होते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर तूफान सा चला रहता है, तो उसको क्या कहते हैं, इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब एक इनकम्पिटेबल, मतलब एक गोल था वो आपका अचीव नहीं हुआ, और आप एज ए आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप उसमें क्या करते हो, आप इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट चलता रहता है काफ़ी दिनों तक, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। अब एक स्टेटमेंट दे रखी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कह रहा है फॉलोइंग एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको रीड आउट कीजिए।
एक सुपीरियर है, वो कह रहा है एक अपने अपने ही कलीग्स को कह रहा है कि आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू फॉर अ जॉब इन बैंगलोर। वो कह रहा है मैं तुझे चाहता हूँ कि तू बैंगलोर में जाके जॉब करे, मैं तुझे रिकमेंड करता हूँ। और उसका हिडन मैसेज क्या है, मतलब अंदर क्या सोच रहा है वो, ना यू शुड लीव द होम ऑफिस एंड अज्यूम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफिस। मतलब ये तो कुछ अच्छा चाह रहा है, हो सकता है इसका पॉजिटिव यहाँ पे मतलब परसेप्शन पॉजिटिव है, ये तो अपना उसका सबॉर्डिनेट का कुछ अच्छा चाहता है कि यहाँ से चला जाएगा होम ऑफिस से तो वहाँ पे तुझे इंडिपेंडेंट ऑफिस मिल जाएगा। लेकिन सबॉर्डिनेट यहाँ पे क्या सोच रहा है, आई वुड रेदर स्टे हियर। वो कह रहा है क्योंकि वो उसको नहीं पता वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके लगता है वो नेगेटिवली उसको यहाँ पे से भेजना चाह रहा है। तो कह रहा है सबॉर्डिनेट क्या कर रहा है, रेस्पॉन्स दे रहा है आई वुड रेदर स्टे हियर, मैं यहीं रहूंगा। आई थिंक आई एम मेकिंग इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रेजेंट पोस्ट। कहता है मुझे अपनी जो प्रेजेंट पोस्ट है वही अच्छी लग रही है, उसमें अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, यू थिंक आई एम क्रेजी, तुझे लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ। आई वुड गो आउट सो दैट यू गिव नेक्स्ट प्रमोशन टू योर फेवरेट पर्सन, ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ और तुम अपने फेवरेट पर्सन को यहाँ पे क्या दे दो, प्रमोशन दे दो। मतलब उसका हिडन मैसेज अंदर ही अंदर इस सोच में इसने ये रेस्पॉन्स दिया। तो कह रहा है इसमें कौन सा स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट को कौन सा डायग्राम है जो अप्रोप्रिएटली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कौन सा है, थर्ड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन केस ऑफ होल्डिंग कंपनी इज कैलकुलेटेड। जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है होल्डिंग कंपनी, एक सब वो होती है होल्डिंग कंपनी के रिगार्डिंग बात करें हम, उसकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है कब कैलकुलेट की जाती है, जब उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है तब, एज द डेट ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। नेक्स्ट 92, which of the following is does not have right to रीफाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम द आरबीआई। कहता है इनमें से किसके पास राइट नहीं है रीफाइनेंस फैसिलिटी लेने का, किससे, आरबीआई से। तो किसका नहीं, एग्जिम बैंक का। इसके अलावा जो जितने भी बैंक है वो सब यहाँ से रीफाइनेंस करा सकते हैं, लेकिन एग्जिम बैंक नहीं करा सकता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 93, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर। देखो कोई भी डिस्प्यूट होता है किसके बीच में, एम्प्लॉयर या वर्कमैन के बीच में, या फिर वर्कमैन या वर्कमैन के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर्स के बीच में, ईदर कनेक्टेड विद एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो वो किसके अंडर आती है, वो कह रहा है ये टर्म कहाँ यूज की जाती है, इन इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। यहाँ पे फिल किया होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एंड कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ, किसके अंदर कवर होता है ये, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मैंने रीड किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि भाई ओके, कंपनी कंसीडरिंग कर रही है इन्वेस्टमेंट 4 ईयर प्रोजेक्ट में दैट रिक्वायर इनिशियल आउटले 25 लाख, द एस्टिमेट पोस्ट टैक्स कैश फ्लो। इनिशियली उसने 4 साल के लिए 25 लाख रुपए वो के इन्वेस्टमेंट किए, और उसके पास आउटफ्लो कितना आ रहा है, फर्स्ट ईयर में 8 लाख, सेकेंड ईयर में 12 लाख, और थर्ड ईयर में 15 लाख, एंड फोर्थ ईयर में 16 लाख। मतलब वो कह रहा है एक्चुअली जो 25 लाख रुपीज है कब कवर कर लेगा। तो देखो 2 साल में तो यही हो रहे हैं, एक फर्स्ट और सेकंड में तो 20 लाख तो यहीं पे हो गए, ठीक है। थर्ड ईयर में जो है 15 को आप डिवाइड करोगे 12 से तो कितना आ जाएगा, 2,04,000, 4 महीने सॉरी 2 ईयर्स 4 मंथ्स में ये जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको क्या कर लेगा, पे बैक पीरियड मेथड से यूज करके उसको एक तरह से कवर कर लेगा। मतलब यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता है, पे बैक पीरियड मेथड यूज कर रहा है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग 2 साल 4 महीने के अंदर जो उसने इनिशियली जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इसको कवर कर लेगा ये, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था यहाँ पे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसिडरेशन फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन करते उसका मेजर कंसिडरेशन क्या होता है, देखो साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है कि साइज क्या है, जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन उतनी ही अच्छे से हो जाता है। नाउ मतलब ये जो सुटेबल कहाँ पे है, डिसेंट्रलाइजेशन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ 96, द प्रिंसिपल दैट ईच सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर टू ओबे द कमांड इज नोन। ये हमारा प्रिंसिपल दे रखा है मैनेजमेंट का, जिसके अंदर कहा गया था कि एक पर्सन को मतलब एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, उसी से उसे कमांड मिलनी चाहिए या ऑर्डर मिलनी चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्मॉल साइज ना बड़ी प्रॉब्लम करती है। ओके, नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट गिव्स द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप्स फ्रॉम द फॉलोइंग मैनेजमेंट चेंज। अगर आप मैनेजमेंट चेंज लेकर आ रहे हो तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप आप यूज़ करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे आप देखो आइडेंटिफाई कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में क्या नीड, क्यों है, क्या नीड है चेंज करने की। फिर उसके बाद आप करेंगे असेसिंग चेंजेस प्रोसेस, अब उनको असेस करेंगे उस चेंजेस फोर्सेस को। देन आइडेंटिफाई करेंगे द एलिमेंट टू बी चेंज, और उसके बाद इम्प्लीमेंट कर देंगे चेंजेस को। ओके, राइट ऑप्शन इसका रहेगा फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरल साइंटिस्ट द टर्म ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड फॉर। जो बिहेवियरल साइंटिस्ट होते हैं उनमें जो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन वो किस रूप में देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन करना बिहेवियरल साइंटिस्ट के लिए। तो इसमें क्या कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क एंड रिलेशनशिप, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है द स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क एंड रिलेशनशिप बिहेवियरल साइंटिस्ट के लिए। नाउ 99, अंडर which of the following type of organizational structure does a person become accountable to or more superior at the same time। जैसे मैंने आपको बताया तो मैट्रिक्स रहता है, वो टू ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर किसी सबऑर्डिनेट के ऊपर टू बॉस हो सकते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा थर्ड। ओके, अब है 101, XYZ लिमिटेड प्लानिंग टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड करंटली। कह रहा है वो एक XYZ है, हो सकता है क्रेडिट देती हो, मतलब पैसे उधार पे देती है, वो क्या करे क्रेडिट पीरियड अपना इंक्रीज कर रही है कस्टमर के लिए। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिजल्ट ऑफ द प्रपोज्ड चेंज इन द क्रेडिट पॉलिसी। कहता वो दे तो रही है, वो पॉलिसी लेकर तो आ रही है कि क्रेडिट पीरियड इंक्रीज कर रही है, तो कह रहा है इनमें से कौन सा रीजन नहीं हो सकता, मतलब रिजल्ट नहीं हो सकता चेंज करने का क्रेडिट पॉलिसी में। तो देखिए अगर वो ऐसा करती है, क्रेडिट पीरियड अपना इंक्रीज कर देती है, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट, डेफिनेटली फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। इंक्रीज कलेक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जो सेल होती है क्योंकि उसमें कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा पैसे उधार लेंगे, उनको तो प्रॉफिट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों, डिक्रीज इन द वर्किंग कैपिटल, क्योंकि उन्होंने पैसे दे रखे हैं, तो वर्किंग कैपिटल क्या डिक्रीज नहीं होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है हमारी। तो कहते हैं वुम्स की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन स्टेट दैट मोटिवेशन रिजल्ट फ्रॉम। तो रिजल्ट वुम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो एक मोटिवेशन का रिजल्ट होता है। इन्होंने प्रोसेस थ्योरी दी थी मोटिवेशन की। तो कौन राइट ऑप्शन इसका रहेगा बैलेंस इनटू एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 106, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज वन। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कौन सा रहेगा, दैट मे बी ट्रीटेड ईदर एज अ बिल और एज अ प्रोमिसरी नोट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको आप या तो बिल भी मान सकते हो और ट्रीट कर सकते हो, या प्रोमिसरी नोट। नाउ द नेक्स्ट इज engaging in collective bargaining, demonstration, strike, boycott और picketing etc result in exercising pressure on the employer। मान लीजिए अगर किसी कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर बार्गेनिंग होती है, या कलेक्टिव बार्गेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाते, प्रदर्शन हो जाते, स्ट्राइक हो जाते, बायकॉट हो जाते, उस केस के अंदर जो एम्प्लॉयर होता है उसके ऊपर कैसा प्रेशर होता है, उसके ऊपर होता है प्रेशर होता है इकोनॉमिक का, उसको नुकसान हो रहा है ना, इकोनॉमिक नुकसान होता है उसको। नाउ 108, द पावर टू ट्रांसफर एज अ केस फ्रॉम वन असेसिंग ऑफिसर टू अनदर सबऑर्डिनेट असेसिंग, इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ओके, पावर ट्रांसफर की जा रही है एक असेसिंग ऑफिसर से दूसरे सबऑर्डिनेट असेसिंग ऑफिसर को, तो इसको कहेंगे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। नाउ द which of the following negotiable instrument is not recognized under the Negotiable Instrument Act 1881। कह रहा इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो माना नहीं जाता है किसके अंडर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की। तो जो हुंडी होती है जो गुजराती में लिखी गई है उसको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं मानेंगे। राइट ऑप्शन रहेगा फोर्थ।
अब है 110, शेड्यूल बैंक्स आर दोज विच आर लिस्टेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द। तो बैंक्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनीज एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन में तो आएगा नहीं, ये कहाँ पे जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा ठीक है, तो शेड्यूल बैंक कुछ सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं, वो किस में जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, मतलब 1934 एक्ट है, उसके अंदर शेड्यूल 2 में दिए गए शेड्यूल बैंक्स। 111, एमबीओ टेक्निक विच रिक्वायर्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। एक एमबीओ के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो टेक्निक है उसके अंदर कह रहे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किसी एमबीओ लगाता है क्यों, टेक्निक क्यों यूज करता है, क्यों, किस तरह, किस लिए, टू बी डिफाइंड इन द टर्म ऑफ मेजरेबल रिजल्ट, कि मेजर उनके जो रिजल्ट हो एटलीस्ट वो डिफाइंड हो, उनको मेजर किया जा सके एट द एंड। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू स्टॉप एडवर्स मूवमेंट इन द स्टॉक इंडेक्स स्टॉक प्राइसेस इन आइदर डायरेक्शन। कह रहे हैं जब देखिए कौन सा मूवमेंट हम यूज नहीं करते हैं, जब देखिए कोई जो मूवमेंट होता है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, एडवर्स है, एडवर्स मूवमेंट हो रहा है स्टॉक के अंदर, तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा यूज नहीं करेंगे हम, तो देखिए सब तो करेंगे, इंडेक्स बेस मार्केट, वाइड सर्किट फिल्टर, ऑपरेटिंग रेंज फॉर द इंडिविजुअल स्टॉक और स्क्रिप्ट वाइज प्राइसेस, लेकिन ये यूज नहीं किया जाएगा सेटलमेंट गारंटी फंड। 113, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स बतानी है, तो कौन सा है, फोर्थ रहेगी इसकी, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इंटर बैंक टर्म डिपॉजिट्स बोरोइंग लाइबिलिटीज ऑफ ओरिजिनल maturities of 15 days and above up to 1 year are not to be included in the net demand and the time liabilities for computation of statutory liquidity ratio, ये wrong statement है। Now 114, which of the following asset least likely to be subject to the lien, तो कह रहा है इनमें से least likely subject lien का कौन सा है, तो कौन सा है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। 115, द टर्म अमलगमेशन इज यूज्ड व्हेन, अमलगमेशन कब किया जाता है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। अमलगमेशन का मतलब है जब टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी लिक्विडेट होती हैं और उनको टेक ओवर कौन कर लेता है, उसके लिए नई से कंपनी बनाई जाती है, मतलब मर्ज हो जाती है एक तरह से, अमलगमेशन मर्ज तो नहीं होती, उनको ये दो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी उनको लिक्विडेट करके न्यू कंपनी फॉर्म की जाती है उनका बिजनेस का टेक ओवर करने के लिए, उसको कहते हैं अमलगमेशन। 116, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ दो कोर कमेटी, जो कोर कमेटी की इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी, उनकी थी फिक्सेशन ऑफ सेपरेट लिमिट बाय द बैंक फॉर पीक एंड नॉन पीक लेवल। 120, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एन एजम्पशन ऑफ द थ्योरी वाई, जो थ्योरी वाई थी मैकग्रेगर ने दी थी, इन्होंने एक्स और वाई दो दी थी, जिसमें से एक्स थी बिल्कुल, ये वाई है एक्स का बिल्कुल अपोजिट है, तो इसमें बोला गया था एक्स में एक्स वाई में बोला गया था कि वर्कर क्या होते हैं, वर्क उनके लिए एज ए नेचुरल होता है प्लेइंग, ठीक है, लेकिन ये एक्स का दे रखा है यहाँ पे स्टेटमेंट, पीपल वर्क फॉर मनी एंड सिक्योरिटी ओनली, ये थ्योरी एक्स बोलती है वाई नहीं बोलती है, तो यही इसका रॉन्ग अजम्पशन होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 121, which of the following theories supports the hypothesis that the firm dividend policy has no effect on the value of its asset, तो जो हमारी मोदी गिलियानी मिलर थी थ्योरी डिविडेंड की, ये इरिलीवेंस थ्योरी इन्होंने बोला था इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब जो डिविडेंड पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती है वैल्यू ऑफ असेट पे, कंपनी की जो असेट्स होती है उनकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं करती है, मतलब मोदी गिलियानी एमएम थ्योरी थी, इन्होंने बोला था ऐसा। आप देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग चार्ट, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, लेवल है, मल्टीपल लेवल है, सुपरविजन हो रहा है, मतलब ये ए है इन फोर्थ पे कर रहा है, इन फोर ये अलग अलग है, ये फोर पे कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है क्या चल रहा है, ये नैरो स्पेन तो है ही नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं कह सकते, यहाँ पे कह सकते हैं मल्टीपल लेवल सुपरविजन। नाउ द नेक्स्ट इज 124,
द फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर। जो हमारे ऑडिटर के वर्किंग पेपर होते हैं उनका कुछ एडवांटेज होता है, लेकिन कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है? टू प्रोवाइड ए गाइड फॉर द एडवाइजिंग अनदर क्लाइंट ऑन सिमिलर इशू। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं है। सेम मतलब जो पेपर्स हैं वो एडवाइज नहीं करेंगे सिमिलर इशू किसी अदर कंपनी को। अब है 125। In which of the following situation is the bank not acting as a holder for a value when it collects a check for 5 lakh on the behalf of ABC and Corporation who is bank's customer? इसमें कह रहा है जो ऐसी कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें जो बैंक है वो एज ए होल्डर यहाँ पे एक्ट नहीं करेगा अगर उसने 5 लाख का रुपीज़ 5 लाख का चेक उन्होंने कलेक्ट किया है, ठीक है, ए बी अपने कस्टमर के लिए। तो एक तरह से ये कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन रहेगा। द बैंक क्रेडिट 5 लाख रुपी टू द अकाउंट ऑफ ABC कॉर्पोरेशन आफ्टर द अमाउंट इज रियलाइज्ड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 126। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? कहता है इनमें से नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें कौन सा ट्रू है? देखिए किसी भी कंपनी के अंदर फ्रेंडशिप ग्रुप्स हो सकते हैं, वो नॉन फॉर्मल होते हैं किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक क्लब और अ फ्रेंडशिप ग्रुप विद इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या होंगे? ये नॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट इज, इस सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपके। 130। द इनफॉर्मल नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ। इनफॉर्मल नेटवर्क कैसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? किसका हमारा इनफॉर्मल होगा, डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स तो होगा, सिंपल तो हो ही नहीं सकता, हम सिंपल नहीं कह सकते यहाँ पे, या फिर गॉसिप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता था। तो राइट ऑप्शन डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते थे, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। The tenure of first auditor of a company is from the date of his appointment till। जो हम फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद, तो कहता है उसका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब तक रहता है? द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल मीटिंग। तो ये किस पे लगाया जाता है? मतलब डिपेंड करता है जनरल मीटिंग पे, एनुअल जनरल मीटिंग पर, कि वो क्या डिसाइड करते हैं। ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका टेन्योर। 134। The goal of DAS is to demonstrate the importance of open communication, self-disclosure, and to show how group feedback help a person to grow personally and professionally। ये जोरी विंडो ने बताया है। जो जोरी विंडो दी गई थी ये भी पढ़ के जरूर जाना, जोरी विंडो कैसे दी गई, क्या क्या दिया गया इसके अंदर। ये जोरी विंडो का गोल है कि डेमोन्स्ट्रेट करती है एक इम्पोर्टेंस किसकी? ओपन कम्युनिकेशन। कैसे ओपन कम्युनिकेशन करें हम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, और कैसे अपने आप को सेल्फ डिस्क्लोज करें और अपने ग्रुप को फीडबैक दें। तो ये किस में बताया गया है? जोरी विंडो में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 135। डैश इज द अल्टीमेट रेमेडी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाया द इंटरवेंशन ऑफ अ थर्ड पार्टी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए जब अगर हमारा सेटलमेंट नहीं हो पा रहा किसी तरह से भी, तो क्या करता है उसके लिए लास्ट जो अल्टीमेटली क्या किया जाता है, गवर्नमेंट होती है वो थर्ड पार्टी का अपॉइंट करती है, तो उसको क्या करते हैं? एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन, राइट ऑप्शन इज फोर्थ। कलेक्टिव बार्गेनिंग में कितनी पार्टीज होती हैं? 2 होती हैं। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन था ये तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 137। द कैश बैलेंस इज जनरली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल एसेट। बिल्कुल सही बात है, जो हमारा कैश होता है टोटल एसेट का बहुत स्मॉल पार्ट होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्ड टू वेरिफिकेशन ऑफ द कैश। कैश की बात की जाए तो इनमें से क्या ट्रू है? तो कैश क्या होता है? एक मटीरियल, एज अ मटीरियलिटी होता है। कैश क्या होता है? ऑलवेज मटीरियल होता है, एज ए मटीरियलिटी इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। मटीरियलिटी क्या होती है? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होती है।
और कैश क्या है, एक मटेरियल माना जाता है। अब इस तरह में इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट दे रखी है, केयरफुली रीड कीजिए इनको, 1 और 2 स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिए, कौन सा कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आप लगाएंगे। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज अकोमोडेशन द कंसर्न ऑफ द अदर पर्सन देन वन ओन कंसर्न इज इवेंट ऑफ conflict. Statement 2 कह रही है, it is employed to provide temporary relief from the conflict until the time या until the other party is a better position to push back. तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्मूथिंग लगाएंगे, ये टेक्निक यूज की जाएगी। 139 under the dash style of the leadership the leader guide and protect his subordinate as a member of his family and assume the fatherly function. तो कह रहा है ये लीडरशिप की कौन सी स्टाइल होगी जिसके अंदर वो अपने लीडरशिप, अपने सबॉर्डिनेट है उनको किस एज ए फादर देखेगा, एज ए फैमिली मेंबर्स देखेगा। तो कौन सी होती है, पैटर्नलिस्टिक। ओके, पैटर्नलिस्टिक मतलब एज ए फादर, पेरेंट मानेगा, वो पेरेंट बन के अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प करेगा, उनकी सुनेगा, इस तरह से या उनके साथ बिहेव करेगा, ट्रीट करेगा। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द परसिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन द इंडियन ट्रेड यूनियन। तो इनमें कौन सी करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है जब बात आती है परसिस्टेंस ऑफ आउटसाइड लीडरशिप इन इंडियन ट्रेड यूनियन। तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका थर्ड। इंक्रीज्ड लिटरेसी एंड एनहांस्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस among the industrial workers to adhere to administrative law, standing order and collective agreements. ये wrong है। Now 141 the function of the staff in the line and staff organization is। तो क्या देखो, जो लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ क्या करता है, एडवाइस देता है। ओके, 142 dash is an attitude of mind as एस्प्रिट दे कोप्स एंड एन इमोशनल फोर्स। ये थोड़ा छोटे हैं ना, देखने में प्रॉब्लम आती है, तो मोबाइल छोटा, ऊपर से ये देखने में बहुत छोटे। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ उसको मैं। डैश इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड एंड एस्प्रिट दे कोप्स एन इमोशनल फोर्स एंड एन ओवरऑल स्टेट ऑफ ग्रुप एंथुजियाज्म टूवर्ड्स वर्क एंड टास्क। कहता है माइंड ऑफ स्टेट की बात करें और इमोशनल फोर्स की बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप किस आपका कितना एंथ्यूजियाज्म है अपने वर्क के लिए, तो क्या बोला जाता है उसको, मोरल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी टर्म्ड एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। किसको होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे, किस पर्सन को यूज करेंगे, तो कहेंगे राजन इज होल्डिंग अ चेक एंडोर्स इन हिज फेवर बाय साजन। राजन के पास एक चेक है जो एंडोर्स किया गया है किसके फेवर में, साजन में, इन रिटर्न ऑफ द गुड्स। वो रिटर्न कर रहा है गुड्स को, जो गुड्स सोल्ड किए थे राजन ने सोल्ड किए थे किसको, साजन को। अब साजन ने क्या किया, उस जो चेक था उसको क्या किया था, एक्चुअली उसने चोरी की थी फ्रॉम इट्स बॉस, बट लेकिन राजन को इस बात का नहीं पता, लेकिन ये इसको क्या बोलेंगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स। 146 in a reconciliation statement overheads over recovered in cost account are क्या होती है, एडिड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट। रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो बनाई जाती है उसके अंदर ओवरहेड होंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में, उनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कॉस्ट प्रॉफिट के अंदर। नाउ 147 द पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न विद। जो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट होता है उसका कंसर्न क्या होता है, उसको स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेशन करना। नाउ नेक्स्ट इज 150 a bill which is payable by the drawee on the maturity date after a certain period is known as। पेबल है ड्रोई के लिए, एक ड्रोवर होता है, एक ड्रोई होता है, ड्रोई पे करेगा इसको, मैच्योरिटी डेट आफ्टर सर्टेन पीरियड, इसको क्या कहेंगे, यूसेंस बिल। राइट ऑप्शन इज थर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली 150 क्वेश्चन हैं, ये कवर हो गए हमारे, हमने सभी कर लिए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन रह गए, ये एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस थे, इनको करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बन जाती है और आप लोग भी नहीं देखते। दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, गुड लक, गुड बाय।